हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं. इन द फर्स्ट क्वेश्चन देर इज़ अ वेसल विच कंटेन्स ऑयल एंड मर्क्यूरी. ऊपर ऑयल है, ऑफ कोर्स यहाँ ऑयल है, यहाँ मर्क्यूरी है. बीच में एक बॉल रखी है. बॉल का आधा वॉल्यूम ऑयल में है, ये जो बॉल आप देख रहे हैं, और आधा वॉल्यूम मर्क्यूरी में है, हाफ हाफ. तो इस बॉल पे दो फोर्सेस लगेंगे ऊपर की तरफ, जो बॉइंट फोर्सेस होंगे, और नीचे इसका वेट होगा. अच्छा, आधा आधा वॉल्यूम है ना, तो अगर मैं इसके टोटल वॉल्यूम को V मान लूँ तो बॉइंट फोर्स V/2 रो ऑफ ऑयल है ना, और G ये एक बॉइंट फोर्स हो गया. वैसे ही दूसरा वाला बॉइंट फोर्स अगर मैं आपको लिखने बोलूँ तो आप क्या लिखोगे? V/2 रो ऑफ मर्क्यूरी. V रो G होता है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये नेट बॉइंट फोर्स अपवर्ड्स हो गया. इसको बैलेंस कौन कर रहा है इन दोनों को? नीचे वाला mg फोर्स, जो बॉल का अपना वेट है. उसको कैसे लिखेंगे आप? रो ऑफ द बॉल टोटल वॉल्यूम और G. अब देखो, ये दोनों फोर्सेस और ये बराबर होना चाहिए, तो Vg यहाँ पे भी Vg, यहाँ पे भी Vg, कट जाएगा ना. तो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन आ रही है, ध्यान दीजिएगा. डेंसिटी ऑफ बॉल के लिए विच इज़ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल बाई 2 हो जाएगा अगर इस इक्वेशन से देखें तो. अब तो वैल्यूज़ गिवन है आपको क्वेश्चन में, देखिए 13.6, 0.8/2, आंसर ही आ गया आपको. दिस विल बी 7.2. यूनिट्स है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बहुत ही आसान है. यही पूछा है. ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना. आई होप आपको समझ में आ गया हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है ना. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक लिक्विड जो एक्सेलरेट हो रहा है राइट साइड, उसमें मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लूँ अंदर में, A और B, और दोनों के बीच में लेंथ L है, तो A और B के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो रो AL होगा अगर इसका एक्सेलरेशन A है राइट की तरफ, ठीक है. और वर्टिकली रो GH होता है, हॉरिजॉन्टल रो AL होता है, वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस रो GH होता है, क्योंकि वर्टिकली तो G लगता है ना एक्सेलरेशन, इसलिए. अगर ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए. आपसे पूछा है, अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ डिफाइन किया ही नहीं है. उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द प्रेशर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. बताया ही नहीं कि A और B कौन से पॉइंट्स हैं. तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है. तो मैं सपोज कर रहा हूँ ना कि A ये वाला पॉइंट है और B ये वाला पॉइंट है, और इन दोनों लाइन, इस लाइन के अक्रॉस के एक्सट्रीम्स में प्रेशर डिफरेंस पूछा है, ठीक है. तो आसान तरीका क्या है आपके लिए, मैं बताता हूँ आपको. A से B तक चलिए. पहले आप जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसको लगाइए. A से B के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, है ना. या फिर मैं उसको C नाम दे देता हूँ ना. तो प्रेशर एट C विल बी मोर और प्रेशर एट A विल बी लेस, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे बनाया उन्होंने, A आगे की तरफ है. तो ये वाला इस कॉन्सेप्ट से रो और क्या है A है, और लेंथ L की वैल्यू L हो गया. और C और B के बीच में आने की कोशिश करो इस पॉइंट पे. किस पे ज़्यादा प्रेशर होगा तुम लोग जानते हो, प्रेशर एट B ज़्यादा होगा, और इसको रो G, वो हाइट H गिवन है उन्होंने इस क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखिए हाइट H की, यहाँ ध्यान दीजिए, H हो गया. बस अब इन दोनों प्रेशर्स को आप प्रेशर एट, अब इन दोनों से आप क्या निकालना है आपको? प्रेशर एट B माइनस A. इन दोनों इक्वेशन से निकल जाएगा ना. प्रेशर एट B माइनस प्रेशर एट A करूँगा तो C कट जाएगा, यहाँ P माइनस C और ये कट जाएगा, माइनस प्लस C. तो क्या आएगा आपको? सिंपली रो AL प्लस रो GH, यही आंसर होगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो ये एक बड़ा क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए. आई होप आपके टीचर्स ने क्लास में ये पढ़ाया हो, आई होप पढ़ाया हो. तो ये बहुत आसान है. ऑप्शन नंबर D सही है. ऑप्शन 4 चेक कीजिए आप लोग, आई होप आपको सही लगा हो. बहुत आसान है ये, दिस इज़ वेरी इजी. अब आते हैं क्वेश्चन 13. जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ पार्ट मिस कर दिया इन्होंने, क्वेश्चन 13 में भी इन्होंने कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट मिस कर दिया. आप पूछेंगे क्या? एक बलून है जिसको जब आप इन्फ्लेट नहीं करते तो वेट W1 है, जब वो ऐसा दिख रहा होता है तो W1 है. अभी आपने इन्फ्लेट नहीं किया, और जब आपने इन्फ्लेट कर दिया इस बलून को, इसके अंदर आपने W अमाउंट ऑफ एयर फूंका है अपने मुंह से, तो W उतना एयर डाल दिया आपने, तो वेट ऑफ द बलून बिकम्स W2. अब क्या लगने लगेगा आपको? आपको लगने लगेगा कि W1 प्लस W2 इसका टोटल वेट है. नहीं, ये W2 है ना, इन्होंने बोला नहीं है. यहाँ देखिए क्या लिखा है, यही गड़बड़ है.
द वेट ऑफ द बलून बिकम्स W2। भाई ये अपेरेंट वेट है, वेट नहीं है, और ये बात उन्होंने कहीं लिखी ही नहीं है, इसको अपेरेंट वेट बोलते हैं भाई साहब। दैट विल बी W2। अब अगर हम ये समझ गए तो काम हो गया ना। अब बताओ तुम लोग मुझे कि अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है। अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? अपेरेंट वेट क्या होता है? रियल वाला वेट माइनस बुओयंट फोर्स, होता है कि नहीं? आई होप आप सबको पता हो, याद हो। रियल वेट माइनस बुओयंट फोर्स होता है बस। और रियल वेट हमें पता है, रियल वेट इन्होंने क्या दे रखा है वो हमें पता ही नहीं है। रियल वेट तो निकालेंगे ना हम। पहले W1 था और उसमें आपने W एयर भर दिया, तो रियल वेट विल बी W1 प्लस W, जब आपने हवा भर दी। और बुओयंट फोर्स दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एयर। ये बुओयंट फोर्स, यार ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, बुओयंट फोर्स कैसे बताएंगे आप? तो आप सोचो ना, जितना अमाउंट ऑफ एयर ये फूल जाने के बाद कितना एयर डिस्प्लेस कर रहा है, W एयर डाला है ना आपने इसमें, तो इतना ही एयर ये डिस्प्लेस करता होगा आसपास से। तो जो FB है ना, ये पार्ट, ये भी W ही होगा। तो ये प्लस W माइनस W कट गए और W1 आ गया। अपेरेंट वेट मैंने बता दिया, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है W2 ही अपेरेंट वेट है, तो ये तो यहाँ आ गया। इंपॉर्टेंट बात है, दो चीज़ें याद रखिए इस क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो वेट बोला है वो अपेरेंट वेट है, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आप ऐसी किसी भी बलून सिचुएशन में बुओयंट फोर्स की बात करते हो ना, तो बुओयंट फोर्स इज द अमाउंट ऑफ एयर बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यहाँ पे लिक्विड की बात नहीं होगी, एयर डिस्प्लेस्ड। तो अगर आप बलून में W एयर भरोगे तो ये एटमॉस्फेयर से W एयर रिप्लेस करता होगा, यानी कि उतना एयर डिस्प्लेस करता होगा जब ये फूल जाएगा। तो आप सीधा W ही लिखो ना, जो बलून के अंदर एयर होता है ना उतना ही उस पर बुओयंट फोर्स लगता है, एज सिंपल एज दैट। सो बुओयंट फोर्स इज W, तो प्लस, और फिर तो आप समझ ही गए। सो द आंसर हियर ऑफ कोर्स इज ऑप्शन नंबर 3। एज यू कैन सी, वही एक ऑप्शन है जो कहता है कि W1 इज इक्वल टू W2। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब आगे आते हैं, एक वुडन ब्लॉक, ओके, इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। ओहो, तो क्या मांगा है इन्होंने? तो 50% ऑफ इट, ये क्लियर है, 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड व्हेन द वेसल इज स्टेशनरी। ओके, ठीक है। और परसेंटेज वॉल्यूम मेंबर्स व्हेन द वॉल्यूम, अच्छा, इस बॉडी को आप एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो ये जो है ना, मान लो कि लिक्विड भर दें, मैं इसमें भर दूँ और इसमें एक बॉडी डाल दूँ और इसको ऊपर एक्सेलरेट करा दूँ, तो आप जानते ही हैं जब तक एक्सेलरेट नहीं करा रहे थे आप इसको, व्हेन इट वाज एट रेस्ट, तो पहले मैं रेस्ट वाला सिचुएशन देख लूँ कि जब ये रेस्ट पे था तो क्या सिचुएशन था। तो बुओयंट फोर्स वेट के बराबर था, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बुओयंट फोर्स कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ वाटर और G, क्योंकि फुल्ली सबमर्ज्ड है तो पूरा वॉल्यूम लेंगे। और अब थ्रस्ट, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लेंगे ना, क्योंकि उतना ही लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया होगा। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज़ वाटर, बोला ही नहीं इन्होंने, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लिख देता हूँ इंटू G। और इसका वेट तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा, जितना इसका अपना वॉल्यूम है उतना ही तो डिस्प्लेस करेगा ना, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी। वुडन ब्लॉक है ना, तो डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक इंटू G, ये दोनों बराबर होंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, क्लियर है ये? तो इससे मुझे मिल जाएगा कि भाई एक सिंपल सा रेशियो मिल जाएगा मुझे कि वॉल्यूम जो है इसका, इस बॉडी का, वो कितना है ना। पर उससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। मैं काम करता हूँ, पहला सिचुएशन तो मुझे पता ही है, हाँ पहला सिचुएशन मुझे पता है कि वॉल्यूम, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड व्हेन द वेसल इज स्टेशनरी, 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड। ओह, तब तो ये इमर्स्ड है ही नहीं। आई एम सॉरी, जो सिचुएशन है वो तो ये है कि 50% है अंदर में, बाकी बाहर है। ठीक है, फिर तो क्लियर ही हो गया यार, है ना। फिर तो क्लियर हो गया कि आप जब रेस्ट में था तो जो सिचुएशन थी, मुझे इसको पूरा हटाना पड़ेगा। जब ये रेस्ट पे था ना, ये भी भूल जाइए आप, ये भी किसी, मेरे पास इरेज़र नहीं है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा।
पर आप समझ लो ना, जब वो रेस्ट पे था तो आधा पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर था, तो ऊपर हो गया बॉइंट फोर्स और नीचे हो गया इसका पूरा वेट। वेट ऑब्वियसली पूरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक इंटू जी होगा, और जो बॉइंट फोर्स होगा वो आधा वॉल्यूम, आपको v/2 लिखना चाहिए क्योंकि 50% लिखा हुआ है ना इन्होंने, और लिखेंगे हम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। तो ये काट दूँ मैं, जी को भी काट दूँ, बहुत सिंपल सी बात है। सो डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ हाफ। समझ गए आप? तो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ ऑफ कोर्स ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब इसको बस एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो जब आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराएंगे, बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन g/2। तो वो अपथ्रस्ट वाले में ना, जो अपथ्रस्ट में क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराते हैं तो उसका अपना वेट तो लग रहा होता है, और अपथ्रस्ट भी लिखना चाहिए आपको। पहले तो इसमें क्या क्या लगेगा ऊपर जब वो एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर बॉइंट फोर्स, नीचे मेरे पास थोड़ी जगह कम, नीचे वेट, और इन दोनों में भी इक्वालिटी नहीं हो सकती क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है बॉइंट फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज g/2, ये लिखना है आपको, ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए। अब आई होप आपको मैंने डेंसिटी का सारा रिलेशन दे दिया आप तो FB माइनस mg इज इक्वल टू mg/2 करके आप सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा जगह लेके FB लिख देता हूँ। FB आपको क्या लिखना है? FB में आपको लिखना होगा वॉल्यूम जो बॉडी का अब होगा, वो वॉल्यूम आपको नहीं पता तो उसको v' लिख दीजिए जो सबमर्ज्ड होगा। ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लिखना पड़ेगा आपको, और g मत लिखिएगा प्लीज़, है ना? यहाँ पे g इफेक्टिव चलता है, तो यानी कि g इफेक्टिव क्या होगा? अब तो एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ g/2 से, तो सूडो नीचे लगेगा, तो 3g/2, g प्लस g/2, 3g/2, ये आंसर इसका है। mg उसमें मत कोई चेंज कीजिए, mg तो यही रहेगा, ये वाला, और बाकी मैंने ऑप्शन लिख दिया mg/2, है ना? m में फिर वही करना है, m में वही करना है, ये वाला पार्ट v इंटू रो w लिखना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इससे आंसर आपको आ जाएगा। एंड आई होप इन्होंने पूछा है 50% ऑफ इनसाइड द लिक्विड, g/2 से मूव करेंगे तो आपको आंसर जो आना चाहिए, जो मैंने कैलकुलेट किया था इससे, वो आया था कि भाई कोई चेंज नहीं आएगा, अभी 50% है तब भी 50% ही रहेगा, तो 50% ही लिक्विड। आप बस ये इक्वेशन लगाओ, FB जो मैंने बोला वो डाल दो, है ना? बस उसमें v' लिख देना, है ना? तो आपको क्या होगा ना कि फाइनली आपको एक रिलेशन आएगा v' और उसका, v' और v का। तो आपको पता चलेगा कि भाई जो v' आया ना नया वाला, वो भी v/2 आया। अब नोटिस करो, जो आपका इनिशियल था वो भी v/2 था। यहाँ देखो, जब रेस्ट पे था कंटेनर तो भी v/2 ही मर्ज था, और जब आप एक्सेलरेट करा रहे हो तो इस इक्वेशन से v' v/2 आ रहा है, तो दोनों केस में तो वही आया। ख़त्म हो गई बात, आंसर सही है। 50% का 50% रहेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा थर्ड, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम सॉरी, पिछले वाले में इरेज करने की कोई जगह नहीं मिली तो मुझे उतने में ही काम करना पड़ा, पहला लाइन तो गलत ही था। 15th पे आते हैं। क्या पूछा है भाई कि सिलेंड्रिकल ब्लॉक इज़ फ्लोटिंग पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ वेसल कंटेनिंग वाटर। सो लेट्स से वेसल है, उसमें एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पार्शियली सबमर्ज्ड है, ऐसा नहीं, बस यहाँ तक ही सबमर्ज्ड है, यहाँ तक ही, बाकी पोर्शन तो बाहर है। सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, और किया क्या है इसको कि एट रेस्ट पे है और सडनली फॉल फ्रीली होने लगा जी से, मतलब समझो एक लिफ्ट में था और लिफ्ट का वायर आपने काट दिया तो फ्री फॉल में आ गया। तो फ्री फॉल में क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ बॉयंट फोर्स की, तो बॉयंट फोर्स का एक्चुअल फार्मूला क्या है? रो वी जी, पर ये गलत है। एक्चुअल फार्मूला होता है डेंसिटी, सही है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नो डाउट, वॉल्यूम सबमर्ज या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड नो डाउट, पर जी नहीं, इफेक्टिव ग्रेविटी होता है। जी इफेक्टिव हमेशा आपको लिखना चाहिए। अब इस कैच को पकड़िए कि अगर इफेक्टिव ग्रेविटी है, आप फ्री फॉल जी से करोगे तो ये सूडो ऊपर लगेगा ना, तो आपकी जी इफेक्टिव तो जी माइनस जी ज़ीरो हो जाता है। जब आप फ्री फॉल में होते हो तो आपने आई होप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हो, जी इफेक्टिव ज़ीरो हो जाता है, तो ये पार्ट ज़ीरो हो गया, यानी कि बॉयंट फोर्स क्या हो गया? ज़ीरो हो गया।
पूछा गया था आपसे सवाल से, बस इतना ही काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बुओयेंसी बिकम्स 0। मैंने बता दिया, फॉर्मूले को याद रखिए, यहाँ जी नहीं, जी इफेक्टिव होता है, जस्ट इस पार्ट को याद रखिए, दैट विल डू द जॉब फॉर यू, वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला, 16 पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप समझ रहे हैं एरिया का रिलेशन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो कोड है वो ये है कि एरिया ऑफ द लिम्ब ऑन द लेफ्ट इज़ 1/4 द लिम्ब ऑन द राइट। अगर इस एरिया को तुम 4a बोलोगे तो इस वाले लिम्ब का एरिया a हो जाएगा, और यहीं पे सारा ट्रिक है। अब यहाँ पे क्या किया ना, लेफ्ट वाले लिम्ब में, ये तो बड़ा लिम्ब है, पहले जो भी लेवल था उन्होंने बोला है उस पे ऊपर जगह खाली थी 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़िए, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ट्यूब खाली था, आपने वो 36 भर दिया, यहाँ से पोर करके भर दिया। तो अब क्या होगा कि ये पोर्शन तो ये तो भर दिया आपने, तो ये तो नीचे गया ही गया, पर ये साइड से भी तो ऊपर आएगा ना, राइट साइड से भी तो लिक्विड ऊपर आएगा, है ना, ऊपर आएगा। तो मैं ऐसे बनाता हूँ कि भाई इस तरफ मान लेते हैं कि यहाँ से ये लिक्विड शुरू हुआ और यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ा। पहली बात, एक लॉजिक लगाना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, कि अगर यहाँ से लिक्विड को y ऊपर आना है या x ऊपर आना है, मान लो यहाँ से लिक्विड को x ऊपर आना है, तो यहाँ से ये जो लाल कलर का बाउंड्री है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से 4x नीचे आई होगी, समझ रहे हो? पहले जहाँ थी वहाँ से ये 4x नीचे आई होगी। एरिया का जो रिलेशन है वो तो यही डिफाइन करेगा। अगर इस तरफ से 4x नीचे आएंगे, क्योंकि एरिया वैसा है 4 टाइम्स, तो यहाँ से x ऊपर जाएगा। अब तो अगर ये एक ट्रिक समझ गए तो काम हो गया आपका, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स पे मैं दोनों पॉइंट्स को आपको बताता हूँ कौन कौन से। एक तो यहाँ पे जो ग्रीन कर रहा हूँ डॉट, और इस सेम लेवल पे पास्कल्स लॉ से यहाँ पे प्रेशर सेम होगा, मानते हो पास्कल्स लॉ से? तो बस दोनों तरफ से ओपन पास्कल्स लॉ इक्वेशन दोनों तरफ से लगा दो। अगर तुम लेफ़्ट से लगाओगे तो क्या लिखोगे, सोचो। पहले लिक्विड भरा है 36 का, तो वो प्लस 4x, और ये पूरा लिक्विड जो है वो 36 प्लस 4x के जोन में ना, ये देखो ये 36 प्लस 4x है ना, क्योंकि 36 तो ऊपर से आपने डाला है और 4x और नीचे कंप्रेस हुआ है। दिस इनटू, है ना, और पानी भरा है, तब तो ख़त्म ही हो गई, तब तो डेंसिटी 1 है और जी वो हो गया, ख़त्म हो गई बात, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। और राइट साइड में अब इधर से देखते हैं इस लिम्ब में यहाँ पे क्या हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर एक बार फिर भी देख लें यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ से जो कंप्रेस हुआ था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से x कंप्रेस हुआ, तो x तो वो हो गया, और यहाँ देखो 4x फर्दर, ये हाइट, ये गैप और ये गैप सेम होगा ना, ये दोनों गैप, तो x, और वहाँ पे ये गैप कितना है, 4x है, तो यहाँ पे भी 4x होगा, तो 5x हो गया। तो उस तरफ से गिने तो टोटल हाइट जो चेंज, मतलब टॉप से आने में, ओपन पॉइंट से यहाँ तक आने में 5x हो गई। मर्क्यूरी है तो डेंसिटी 13.6, और जी बस ये लिखना है आपको, सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे हम, जी कट गया, x कट गया, नहीं x नहीं कट पाएगा, इसको आपको राइट में लाना होगा, तो वो 5x माइनस 4x x हो जाएगा। एनीवे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.5 समथिंग, और वो एक ही ऑप्शन है 0.56 आएगा आपको। एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एरिया का रेशियो जो है वही काम कर रहा है आपके लिए, और उसको यूज़ करते हुए सॉल्यूशन निकाल देना है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 हियर। नेक्स्ट टाइम मैं अगले क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा गैप रखूँगा क्वेश्चंस के बीच में, ताकि सॉल्यूशन और क्लियरली कर सकूँ। यहाँ पे जगह नहीं मिल रही उतनी। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि एक अलग अलग बना देता हूँ डायग्राम। एक लिक्विड ए है, इसमें ए है मान लो, इसमें बी है लिक्विड, और हाँ तो इसमें ए है, ए इज़ 0.75 डेंसिटी एंड बी का डेंसिटी 1 है। आप मुझे बोलेंगे सर पर वो तो रिलेटिव डेंसिटी बोल रहे हैं। मैंने पहले भी बता रखा है, रिलेटिव डेंसिटी वाटर के कंपेयर्ड होती है और वाटर का 1 होता है, तो इनका एक्चुअल डेंसिटी वो बता रहे हैं। इफ़ इट इज अ सॉलिड पी, पी किस में डाल रहे हो भैया? पी सॉलिड आप डाल रहे हो 0. इन दीज लिक्विड्स, तो आई थिंक पी वाला जो सॉलिड है ना वो इसमें डाला गया है, और क्यू वाला इसमें डाला गया है। पी का क्या है डेंसिटी देख लो,
ये बहुत आसान सवाल है, 0.6। हाँ तो 0.6 वाले को तुम 0.75 में डालोगे, क्या होगा, सिंक होगा या नहीं होगा, सोचो, है ना। तो ये सिंक ग्रेटर देन, सो अगर मैं बात करूँ पी को डाला किस में इन्होंने ऑप्शंस के हिसाब से, तो यार ऑप्शन पी, अच्छा पी को बी में डाला है, गड़बड़ ये हो रही है, ओहो। तो 0.6 वाले को ना प्लीज़ इसमें डाल दो, और जो 0.9 वाला है ना वो जाएगा 0.75 में। तो क्लियर बात है, 0.6 विल बी समर्ज्ड इन 1, ऐसा ही कह रहे हैं ना। तो पी तो फ्लोट हो गया, पी को देखिए बी में डालना है। अगर आप 0.6 का 1 में डालेंगे तो पी फ्लोट्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये लाइटर है ना, डेंसिटी कम है उसकी, तो पी फ्लोट्स इन बी। अच्छा दूसरी बात याद, 0.9 वाले सॉलिड बॉडी को तुम 0.75 वाले लिक्विड में डाल रहे हो, ये तो डेंसिटी ज़्यादा है, ये तो सिंक हो जाएगा। तो अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू विल सिंक, किस में सिंक हो जाएगा, ए में सिंक हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए, पर इन्होंने क्लियरली बोला नहीं है कौन किस में जा रहा है। ये आंसर देख के पता चल रहा है कि आंसर 3 है, तो इससे पता चल रहा है, बट क्लियरली यहाँ डिफाइन नहीं किया। नेवर माइंड, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड साइडेड डेंसिटी फ्लोज वाटर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं वाटर ले लूँ डेंसिटी रो है 2 रो का, और उसमें क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ रो डाल दूँ, तो मुझे बताओ वो तो सिंक नहीं हो सकता ना यार, वो तो फ्लोट करेगा, क्योंकि वो तो उसकी डेंसिटी तो लिक्विड से कम है, तो वो तो पार्शियली जा पाएगा, सिंक तो नहीं होगा। अच्छा, और एक मासलेस स्प्रिंग नीचे लगा रखा है ऐसा, वो बहुत बढ़िया, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो क्या होगा, इस पे बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा ना, और इसका वेट नीचे लगेगा, जो भी ज़्यादा रहे उस हिसाब से हम, और ये मासलेस स्प्रिंग इससे फिक्स नहीं है ना, डिटैच्ड है, तो अगर वो टच होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है ना। यहाँ पे बोला है देखो, मासलेस स्प्रिंग इज फिक्स एट द बॉटम ऑफ द वेसल, तो यहाँ तो फिक्स है, पर ऊपर बोला नहीं है कि बॉडी से फिक्स किया गया, ऐसा कुछ नहीं बोला। द वेट W पुट ओवर द ब्लॉक्स, अच्छा, इसके ऊपर और वेट रख रहे हैं आप, और तब जो है ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, जब आप एक और वेट रख देंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। कंप्लीट इमेज विदाउट वेटिंग द वेट, ओह, मतलब ये ऐसा कंप्रेस होगा ना कि बाद में, अगर मैं बाद का डायग्राम बनाऊं, तो अगर ये लिक्विड सरफेस है तो जो ब्लॉक है रो वाला वो तो ऐसे हो जाएगा, पर उसके ऊपर जो नया वेट आपने रखा है उसको कुछ नहीं होगा, वो एकदम सरफेस तक आगे रुक जाएगा विदाउट वेटिंग द वेट। तो मतलब सरफेस के देख रहे हो ऊपर है ये रो वाला पूरा डूब गया, पर वो नहीं डूबेगा, वो ज़रा सा भी नहीं डूबेगा, दैट्स कॉल्ड विदाउट वेटिंग द एडिशनल वेट। हाँ यार, तो फिर बचा ही क्या, अब आपको सॉल्व ही करना है बस। शुरू में आधा आधा इसके बाहर था ना, आधा बाहर आधा अंदर था इसका, क्योंकि 50 डेंसिटीज़ का रेशियो ही आधा का है। अब क्या हो जाएगा, अब बचा हुआ जब आपने वेट डाल दिया तो बचा हुआ जो आधा था ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ देखो, वो भी डूब गया, है ना। तो पहले सरफेस के ऊपर था, अब सरफेस के अंदर चला गया, लिक्विड सरफेस के। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो वेट आया है ना, उसने काउंटरैक्ट कर दिया बाकी सब, तो वो बॉइंट फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स दोनों के बराबर आया, जो नया वेट है ना। बॉइंट फोर्स तो हम सीधा बोलेंगे भैया, इस ब्लॉक का जो डायमेंशन है उस हिसाब से एरिया होगा इसका बेस का a², लेंथ जो एक्स्ट्रा डूबा है वो a/2 वॉल्यूम, बाकी रो जी तो पता ही है, वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। रो मतलब रो ऑफ द ब्लॉक इंटू, नहीं, रो ऑफ द लिक्विड होगा ये, रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी होना चाहिए इसको। और स्प्रिंग फोर्स तो कितना और कंप्रेस हुआ स्प्रिंग यहाँ से, a/2, तो k टाइम्स x होता है, विच इज़ k टाइम a/2, है ना। ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। पर अगर मैं फोर्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो ये भी नहीं लिखूँगा मैं, फिर मैं सिर्फ वेट लिख रहा हूँ ना यार, लेफ्ट में तो मैंने वेट लिख रखा है, तो ये भी लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही काफ़ी है। फोर्स, बॉइंट फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स विल बी हैंडलिंग द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। हो गया, आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपसे मांगा ही W है, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे 1/2 यहाँ पे है, तो मैं एक काम करूँ कि
ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही से लगा? ओह 4 हो जाएगा सही। ए अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर रो जी, क्योंकि 4 ही मांग रहे हैं, और k/2 इधर बचेगा क्योंकि ए कॉमन लिया है। तो ये आंसर सही है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। हो गया। बस कहने का मतलब ये था कि ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। जो एक्स्ट्रा वेट आपने डाला ना, उसने एक्स्ट्रा, जब ये पोर्शन आधा पोर्शन अंदर जाएगा तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आएगा, उसको बैलेंस कर लिया। और जो स्प्रिंग एक्स्ट्रा कंप्रेस हुई उसको बैलेंस कर लिया। शुरू में स्प्रिंग कंप्रेस नहीं थी, क्योंकि शुरू में सिर्फ यहाँ देखो टच हो रही थी यहाँ, पर जब आपने वेट डाला तब कंप्रेस हुई। तो इट मेक सेंस, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा स्लो रह सकता हूँ क्योंकि आपके साथ ही साथ मैं यहाँ पे सॉल्व करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा टाइम लेता रहूँगा, छोटे मोटे एरर्स भी सामने आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इम्प्रॉम्प्टू सॉल्व करता रहूँ अपने मेथड्स लगा लगा के। जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही करूँगा। व्हेन एट रेस्ट, ओके, ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। तुमको देखो, एक जब यूट्यूब में ना, जब तुम ऐसा कोई ट्यूब है उसमें जब दोनों तरफ लिक्विड बराबर हो और उसको तुम एक्सेलरेट करा दो राइट से, तो होता ये है कि इस तरफ का लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है और इस तरफ का लिक्विड नीचे रह जाता है इस तरफ से। तो एक ऐसा टिल्टेड एंगल बन जाता है पानी का, एक तरफ से नीचे और पीछे वाली साइड ऊपर चली जाती है। वही हुआ है यहाँ पे, एच हाइट ऊपर चढ़ गई है लिक्विड, है ना। बट एज इंडिकेटेड हाइट डिफरेंस इज एच। एच हाइट तब हो गई जब एक्सेलरेट करा रहे हैं आप टुवर्ड्स राइट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। देन एच इज़ पूछा है, कितना एच है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट में ज़रूर पढ़ा होगा कि यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल राइट एंगल बना के यहाँ थीटा ले लेना चाहिए और टैन थीटा निकाल देना चाहिए, है ना। मैं 2 पॉइंट्स ले सकता हूँ सीधी बात। एक तो आप टैन थीटा का टर्म यूज़ कर लो, पर इन्होंने तो हाइट ही मांगी है ना यार। तो हाइट मांगी है तो फिर क्या ही होगा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। टैन थीटा वैसे निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। एच बाई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका वही होगा, है ना। अगर मैं दोनों पॉइंट्स के बीच में फोर्स, यहाँ पे देखो एरिया यहाँ पे और यहाँ पे एरिया तो सेम है ना, ठीक है। तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हाइट डिफरेंस एच है ना, तो प्रेशर डिफरेंस रो जी एच होगा दोनों साइड्स के टॉप के बीच में, है ना। रो जी एच ही होगा ना प्रेशर डिफरेंस। और इसको मैं डेल्टा पी कह सकता हूँ, दोनों पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस। और इसको अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फोर्स हो जाएगा, फिर जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर देखें तो इस वाले पॉइंट को और इस, मैंने पहले ही बता रखा है कॉन्सेप्ट में कि रो एल ए होता है वो प्रेशर डिफरेंस हॉरिजॉन्टल लेवल में। तो यार उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपसे कोई पूछता है तो वो रो एल ए होगा, है ना। ये तो बहुत आसान है यार। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स डिफरेंस पता है अपने को, है ना। फोर्स हॉरिजॉन्टली अभी अभी निकाला हमने, ये है रो जी एच इंटू ए, ये फोर्स है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इधर और इधर के बीच में, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस ध्यान देना कि उस लिक्विड का मास क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लिक्विड है जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में, उसका मास क्या है वो आप निकाल सकते हो। एरिया तो ए ही लूँगा ना, तो रो इंटू एल इंटू ए, ये मास होगा, इंटू ए कर देना, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, रो जी एच इंटू कैपिटल ए। अब रो ये कट गया, मेरे ख्याल से मांगा ही यही है आपसे, सिर्फ एच ही मांग रहे हो, तो एच तो हो गया ना, ए एल बाई जी, ये आंसर हो गया आपका। पर अगर आप ऐसे नहीं समझना चाह रहे तो जो दूसरा मेथड है वो है हमारे पास, कि इस मैं 2 पॉइंट्स बनाया था यहाँ और यहाँ के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आप देख रहे हैं, रो जी एच का प्रेशर डिफरेंस होगा, है ना, मान सकते ना। और वहाँ से आप टैन थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। टैन थीटा जब उसमें निकालेंगे तो टैन थीटा विल बी हाइट बाय लेंथ, वो बोल सकते हैं आप, हाइट बाय लेंथ, सही है। और टैन थीटा को ए बाई जी भी कहा जा सकता है ना। आपको वो पेंडुलम केस याद है न्यूटन्स लॉ का। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हाइट बाय दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द कॉलम इज टैन थीटा। और टैन थीटा इस सिचुएशन में ऐसे भी निकाला जाता है कि एक्सेलरेशंस का टैन थीटा कैसे निकालना है। इस तरफ जी है और एक्सेलरेशन राइट में, यानी कि सूडो एक्सेलरेशन ए लेफ्ट में होगा। तो इसका जो नेट आएगा, है ना, ये जो नेट आएगा
वो जो एंगल बनाएगा उसको भी tan थीटा ही कहते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, उसको भी tan थीटा ही कहते हैं। तो ये जो एंगल होगा ना थीटा, ये भी tan थीटा है। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा इज A/G, पेंडुलम्स में हम निकालते थे अगर आप याद करें बस। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आंसर है। सो AL इज इक्वल टू HG, सो H इज इक्वल टू AL/G, जो कि आंसर यहाँ पे दिखा हमको। फाइन, तो वो भी एक तरीका है, बट ठीक है। वी हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्स एंड देन थ्रू दैट वी हैव कैलकुलेटेड नेट फोर्स एंड देन इक्वेटेड इट टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये सीधा याद रखना आगे से, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है भाई ये? मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर सो दैट द प्रेशर एट पॉइंट ए, अच्छा यहाँ है पॉइंट, देखिए ध्यान दीजिए, एज पे एकदम कॉर्नर में, कंटेनर बिकम्स एटमॉस्फेरिक, प्रेशर एट पॉइंट ए ऑफ द कंटेनर बिकम्स एटमॉस्फेरिक इज, ओ तो मतलब उसको एटमॉस्फेरिक तो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक, हाँ एक कंडीशन में कर सकता हूँ मैं, अगर मैं जो पिछला सिचुएशन है वो मान लूँ, कितनी तेज़ी से आपने एक्सेलरेट करा दिया कि लिक्विड एकदम यहाँ पे नीचे आ गया। राइट में एक्सेलरेट कराओ, सारा लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा लेफ्ट से, और यहाँ पे एकदम एटमॉस्फेयर एक्सपोजर हो जाएगा, ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो जाएगा पॉइंट, तभी हो सकता है, नहीं तो कोई चांस ही नहीं। आप भी सोच सकते हो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर ये हो गया तो देखो ना, ज्योमेट्री यूज़ कर लें। 3 मीटर का तो नीचे का साइज़ है, और पहले 2 मीटर था, पर अब तो पानी चढ़ गया ना वहाँ पे, तो पहले 2 था, अब पता नहीं कितना चढ़ गया, तो वो H लिख देते हैं, है ना। पर एक बात याद रखो, किसी भी सिचुएशन में हमारा जो पानी है उसका टोटल वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा, यानी कि हेंस द वॉल्यूम विल बी कंजर्व्ड। तो पहले कितना था आप देखो ना, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, यहाँ देखो ऊपर डायग्राम में, इसका वॉल्यूम कितना है पहले का, वो निकाल लो और उसको अभी के ट्रायंगल वॉल्यूम से इक्वेट कर दो। तो पहले था, अगर 2 × 3 लिखूँ तो वो एरिया, मतलब एक साइज़ तो सेम ही है, विड्थ तो सेम ही है, तो उसको तो अभी रहता। और अभी ट्रायंगल बन गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसा मैंने बोला विड्थ तो सेम ही है, तो उसकी टेंशन मैं लूँगा ही नहीं। इससे H आएगा आपको 4, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया मैंने यहाँ पे, H4 आ गया, बस हो गया। अभी क्या चाहिए इसमें, इनको चाहिए एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन दी है क्यों दी है मैंने यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है क्यों दी है, इसलिए दी है ना, एक्सेलरेशन A/G tan थीटा होता है, याद है ना। को मैं क्या लिखूँ, A/G, और इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या है, इस ट्रायंगल में ध्यान दो, H/3 परपेंडिकुलर बाय बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, A आ जाएगा ना तुमको। तो H तो 4 है, तो 4/3 हो गया वो, और G को मल्टीप्लाई करो, G को यहाँ भेज दो। आई थिंक यही तो मांग रहे हैं वो। तो एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, ये तो पहले से जानते थे हम, क्योंकि पानी लेफ्ट चढ़ा था। अब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो भी मिल गया, 4G/3। ओके, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ जस्ट फाइन, हो गया ना। 20 क्वेश्चंस तक आ गए हैं, यही आंसर है, राइट गया और फोल्ड। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ना वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया कीजिए। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको अपने स्टडी मॉड्यूल में मिलेंगे, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो आप, एलन हो, आकाश हो, कोई भी हो, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे जहाँ पे लिक्विड एक तरफ से ऊपर चढ़े एक्सेलरेशन की वजह से। सो जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू A/G एंड ऑल्सो अप्लाई द लॉज ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन एंड दैट विल सेव यू, कोई इशू है नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए।